नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम मन की बात सबके साथ में। प्रधानमंत्री की मन की बात जो बन चुकी है जन जन की बात, वो इस वजह से कि आम जन से जुड़े मुद्दों को यहाँ जगह मिलती है। प्रधानमंत्री केवल बात ही नहीं करते बल्कि लोगों से संवाद करते हैं और इसीलिए ये कार्यक्रम एक ऐसा मंच बन गया है जहां से ऐसे विचार की एक चिंगारी उठती है जो एक छोटे से विचार को एक बड़े बदलाव में परिवर्तित कर देती है। तो ये मन की बात की जो तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, इस विशेष कार्यक्रम में हम गौर करेंगे उन सभी मुद्दों का, जुड़ेंगे देश की जनता के साथ, करेंगे बात और जानेंगे कि किस तरीके से ये मुद्दे उनके जीवन को छू रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। आइए आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह तमाम लोग अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा पाते हैं। mygov.in इस वेबसाइट के जरिए, NarendraModi.in इस वेबसाइट के जरिए भी अपने विचार आप पहुंचा सकते हैं प्रधानमंत्री के मन की बात के लिए। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ऐप पर भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने मैसेजेस पोस्ट करते हैं और इस टोल फ्री नंबर पर भी डायल करके आप अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत फेमस है ये तरीका, लोगों को बहुत पसंद है। 1922 पर मिस्ड कॉल करके SMS पर एक लिंक मिलता है जिसके जरिए भी अपने विचार आप मन की बात में भेज सकते हैं। और अगर कोई ऐसा तरीका आपके पास नहीं है तो चिट्ठी लिखिए मन की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी के पते पर, और ये चिट्ठी पर भी सारी चिट्ठियां पढ़ी जाती हैं और चिट्ठियों पर गौर किया जाता है। तो अपने विचार भेजने के बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके जरिए आप भी मन की बात का हिस्सा लगातार बनते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं कुछ विशेष मेहमान, आइए आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल केतकर जी जो एडिटर है ऑर्गेनाइजर के, स्वागत है आपका प्रफुल्ल जी। साथ ही हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी हम स्वागत करते हैं। मन की बात की जब हम बात करते हैं तो अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम ऐसा है जो कई सारे प्लेटफॉर्म्स को अपने साथ लेकर चलता है। आपका संदेश प्रधानमंत्री तक पहुंच पाता है और वो भी कई जरियों से। आइए आपको दिखा देते हैं कि ऐसे कौन से जरिए हैं जिनसे मन की बात में आप अपना संदेश भी पहुंचा सकते हैं। mygov.in इस वेबसाइट पर आप लॉग इन कर सकते हैं और उस वेबसाइट पर लॉग इन करके आप मन की बात में अपना संदेश दे सकते हैं। यही नहीं, नरेंद्र मोदी ऐप में भी आप, ये एक ऐसा ऐप है जो आजकल सबके पास है, ये ऐप है, इस ऐप में भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो टोल फ्री नंबर पर भी आप डायल करके अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने शब्द भाषा में, अपनी आवाज में मैसेज को सुन सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल करके भी लिंक आएगा, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन साथ ही चिट्ठी लिखकर भी मन की बात को आकाशवाणी के इस पते पर आप भेज सकते हैं और आपका संदेश मन की बात का हिस्सा बन जाता है। और यही कारण है, इतने सारे जरिए होने की वजह से ही मन की बात से न केवल मेट्रोस, बड़े शहरों से लोग जुड़ रहे हैं बल्कि दूर दराज के कस्बों और गांवों से भी लोग अपने मन की बात अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचा पाते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन जन का प्रधानमंत्री कहा जाता है, क्योंकि मन की बात के जरिए वो जनता के मन को छू पाने में सफल साबित हो पाए हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, मन की बात को एक ऐसी क्रांति माना जा रहा है जो बदलाव लाने में सक्षम साबित हो रही है। आपसे यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या मन की बात जनशक्ति का वो उदाहरण भी पेश करती है जिसके जरिए समाज के उन लोगों को आवाज मिल पाई है जो अभी तक प्रशासन तक ही नहीं पहुंच पा रहे थे, प्रधानमंत्री की तो दूर की बात है। देखिए, मन की बात एक ऐसा प्रयोग है जहां पे डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी है, चिट्ठी भी है, वॉइस ओवर्स भी है और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री का उस विषय पर अपना अभिमत भी है। इस कारण से हुआ क्या है कि एक ऐसा इंटीग्रेशन हुआ है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का, और उसके कारण जो आए हुए विषय है वो आप देखिए। स्वच्छता की क्रांति एक भागीदारी का नमूना तो है ही, लेकिन ऐसे छोटे छोटे विषय जो समाज के और समाज जीवन के या व्यक्तियों के जीवन से जुड़े हुए हैं। परीक्षा का उदाहरण ले लीजिए। प्रधानमंत्री एग्जाम पीरियड में बच्चों के साथ बच्चों के स्ट्रेस के बारे में बच्चों से भी बात करेंगे या उनके अभिभावकों से भी, पेरेंट्स से भी बात करेंगे, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जब ऐसा विषय आता है तो एग्जाम का माहौल भी एक राष्ट्रीय माहौल बन जाता है, एक राष्ट्रीय क्रांति उसमें आ जाती है और एक अलग मोमेंटम ऐसे विषयों को मिलता है और स्वाभाविक रूप से समाज में इसकी जो चेतना जगती है तो एक इसमें जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है समाज की अलग अलग विषयों पर, चाहे पानी का विषय हो, चाहे पंछियों को पानी रखने का विषय हो, ऐसे अनेक विषय हमको याद आते हैं जो मन की बात से
किसी ना किसी इससे शुरू हुए और वो एक तरह से समाज के आंदोलन बन गए। जी, और इसीलिए जन आंदोलन के लिए जो कह सकते हैं एक जमीन तैयार करता नजर आता है मन की बात कार्यक्रम। रामकृपाल जी, चूंकि ये कार्यक्रम रेडियो से शुरू हुआ, रेडियो से जुड़ा हुआ है, तो एक सवाल ये भी उठता है कि भाई रेडियो ही को क्यों चुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? इस वजह से कि प्रधानमंत्री को तो बड़ा टेक सावी प्रधानमंत्री माना जाता है। 2009 में जो सोशल मीडिया की तरफ लोग आकर्षित भी नहीं हुए थे, प्रधानमंत्री ट्विटर ज्वाइन कर चुके थे। ऐसे में हम इस नजरिए से इसको समझने की कोशिश करें क्या कि अलग अलग सोशल मीडिया या अलग अलग मंचों का कन्वर्जेंस भी प्रस्तुत करता है रेडियो। क्या आप रेडियो पे मन की बात सुनते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करते हैं? 2014 में जब ये शुरू हुआ था तब इस पर काफी एक मीडिया में भी डिबेट हो रही थी मित्रों के बीच में कि क्या है ये चीज, क्योंकि रेडियो एक पीछे छूट गया सा एक यानी आजमाया कभी किसी जमाने में 62 के युद्ध में हमें याद है हम लोग पढ़ते थे तो स्कूल में रेडियो था तो पूरे गांव के लोग आकर के वहां बैठ के सुनते थे कि क्या हुआ। उस रेडियो को धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बिल्कुल खत्म हो गया था। मोदी जी की जो विशेषता ये रही है और इस एक चीज के माध्यम से जो सबसे बड़ी चीज अगर मैं उपलब्धि जिसको प्रफुल्ल जी ने भी संकेत दिया, देखिए 130 करोड़ के देशवासियों के बीच में एक आपका रहनुमा नेता जिसको कहते हैं वो आए और ऐसे ऐसे पहलुओं को उठाए जिस पर आपने कभी उम्मीद नहीं की हो कि कोई इस पर बोलेगा। अमूमन प्रधानमंत्री हमारे पहले भी हुए हैं, लोग होते थे, कब सुनाई पड़ते थे जनता के बीच संवाद, या तो कभी अमूमन ये होता था जैसे 15 स्वाधीनता दिवस है या कोई ऐसा अवसर हो या सारी चीज या इस्तीफा दे रहे हो तो उस दिन उन्होंने तमाम बातें की। लेकिन आपके राजनीति से इतर आपके उन छोटे छोटे सामाजिक पहलुओं पे जो रोजमर्रा की चीजों से आप हैं, उससे उन तमाम चीजों को जो भी दर्द बिखरा हुआ है, जो संकट है, उसको भी उठाएगा। लेकिन 130 करोड़ की हिंदुस्तान की जनता को मैसेज क्या दे रहा है? देयर इज होप, बिल्कुल उम्मीद है और हम इसे पा लेंगे। बहुत बड़ी चीज होती है किसी समाज को। देखिए यही होता है, पूरी दुनिया में आज तक यही होता रहा है, तमाम क्रांतियां हुई हैं इससे पहले कि एक भरोसा दिलाने वाला व्यक्ति, और वो ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाता है जो समाज में बिखरे हैं, उन लोगों तक पहुंचता है जिन पर कभी भी मीडिया की निगाह नहीं जाती। जो कोई एक महिला है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो दूसरों के घरों में मेहनत मजदूरी करके पैसे बचा करके अपने गांव में सार्वजनिक शौचालय बनवा रही है, यानी उसका नाम लेना। जी रामकृपाल जी, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतना बड़ा विशाल देश है हमारा और इतने सारे देश में इतने बदलाव हो रहे हैं, जमीन पर छोटे छोटे काम हो रहे हैं, बिखरे हुए ऐसे तमाम उदाहरण, उन्हें कहीं ना कहीं मंच प्रदान कर रहा है मन की बात। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने उठाया है, जिनमें से एक मुद्दा ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा तवज्जो मिली है। 48 एपिसोड्स में से 36 में स्वच्छता की बात की गई है। आइए सुन लेते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है स्वच्छता को लेकर। पूज्य बापू के जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन को हमने प्रारंभ किया था और उस दिन भी मैंने कहा था कि स्वच्छता यह स्वभाव बनना चाहिए, हर नागरिक का कर्तव्य बनना चाहिए, गंदगी के प्रति नफरत का माहौल बनना चाहिए। अब 2 अक्टूबर को जब 2 वर्ष हो रहे हैं तब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश के 125 करोड़ देशवासियों के दिल में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। और मैंने कहा था एक कदम स्वच्छता की ओर, और आज हम सब कह सकते हैं कि हर किसी ने एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया ही है। मतलब कि देश 125 करोड़ कदम स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है। तो ये 2016 का एपिसोड था जो मन की बात का, जिससे हमने आपको ये बात सुनाई जो प्रधानमंत्री ने स्वच्छता पर जोर देते हुए बात कही है। और स्वच्छता से जुड़े कुछ पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं, कुछ आंकड़ों पर, कुछ सच्चाइयों पर, कुछ तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसा अभियान था जो 2 अक्टूबर 2014 को यह अभियान शुरू किया गया था। यही नहीं, इसके बाद लक्ष्य रखा गया है कि 2019 तक जब गांधी जयंती हम इस साल मनाएंगे तब तक भारत पूरा स्वच्छ हो जाए, यानी कि कहीं ना कहीं खुले में शौच से मुक्त भारत हो। ये एक सपना भी हमें 2019 तक ही साकार करना है।
ये तो बात थी कि क्या है स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य। लेकिन अगर हम आगे बढ़कर बात करना चाहें स्वच्छ भारत अभियान की, तो हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की जो जमीन पर तस्वीर है वो काफी बदली हुई नजर आती है। आगे बढ़ने से पहले आपको फिलहाल सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, क्योंकि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। उनके साथ तमाम ऐसे लोग हैं ग्रामीण इलाकों के जिनकी जिंदगी में स्वच्छ भारत अभियान से बदलाव हुआ है। हमारे साथ लखनऊ से आशुतोष शुक्ला जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ये बताइए हमें कि हम ये जानते हैं कि स्वच्छता से सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण इलाकों को हुआ है। आपके साथ जो तमाम लोग खड़े हैं उनके जीवन में कैसा बदलाव आया है स्वच्छ भारत अभियान से? बिल्कुल ममता, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने 48 में से 36 एपिसोड में जो है केवल बात की स्वच्छता की, और जिस तरह से पूरे देश का आह्वान किया कि स्वच्छता क्यों जरूरी है, कितनी जरूरी है और कहां के लिए जरूरी है, उनके आह्वान को यही मैं बाराबंकी जिला है, एक गांव है चंदवारा, जहां पर निश्चित रूप से उनके आह्वान को पूर्ण रूप से गांव के लोगों ने आत्मसात किया, और आत्मसात ही नहीं किया, गांव के पूरे स्वरूप को भी बदल दिया। स्वच्छता के मामले में पूरे गांव में डस्टबिन लगी हुई हैं, लोगों को आदत इस बात की पड़ी कि डस्टबिन में कूड़ा फेंकना चाहिए, और इसके साथ ही शौचालय का भी जो है किस तरह से प्रयोग बढ़ा, और पूरी तरह से यह खुले में शौच से मुक्त यह गांव हुआ। इस अभियान को जो है पूरी तरह से चलाने वाले आपने किस तरह से स्वच्छता के लिए लोगों को गांव में प्रेरित किया और क्या फायदा हुआ इससे लोगों को? पहले लोग बाहर जाते थे शौच के लिए तो हमें बहुत दिक्कत होती थी और बच्चों में स्वच्छता नहीं होती थी, बच्चों की हाइट में कमी आ रही थी, और हमने जब घर घर शौचालय बनवाए, और उसको शौचालय बनवाने की जो आवश्यकता नहीं लेकिन उसकी निगरानी देखने की आवश्यकता है कि लोग उसमें उपयोग कर रहे हैं कि नहीं उसका, तो एक टीम बना दिया और लोग उसको निगरानी पर डे जाते थे और लोगों को उस शौचालय के लिए प्रेरित करते थे कि शौचालय का प्रयोग करें। इस तरह आज हमारा गांव ओडीएफ हो चुका है और बच्चों में भी जो है विकास हो रहा है, लोगों में विकास हो रहा है, गांव में स्वच्छता बनी रहती है, इससे हमारे गांव में गंदगी नहीं रहती है, बाहर कचरा नहीं लोग फेंकते। आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया है स्वच्छता अभियान से? हम इस स्वच्छता अभियान से यह मतलब परिवर्तन आ गया कि पहले ये होता था कि औरतों को बाहर जब शाम होती तो बाहर लैट्रिन के लिए निकलती थी, अब तो या बीमार लोगों को काफ़ी दिक्कत होती, तो शौचालय बनने से ये हम लोगों को सुविधा हो गई कि कोई भी बीमार हो जाए या किसी भी दिक्कत है, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग को दिक्कत नहीं होती है और गंदगी भी नहीं होती, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी जिस रास्ते से जिस गली से निकलो तो काफ़ी गंदगी रहती थी और कुछ ऐसे केसेस भी हो जाते थे औरतों के साथ, लड़कियों के साथ जो बाहर जाती थी तो कुछ गलत हो जाता था वो भी। बिल्कुल ममता, एक स्वच्छता पूरी तरह से इस गांव में एक आंदोलन के रूप में आया, उसे लोग व्यवहार में लेकर के आए और अपने पूरे गांव को निश्चित रूप से स्वच्छ कर दिया। जी ममता। बिल्कुल आशुतोष, आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मन की बात में एक और अहम मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसने जनता की सोच को ही बदल दिया, और वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुद्दा। हमारे देश की बेटियां कितनी प्रिय हैं हम सबके लिए और कितनी प्रिय होनी चाहिए, इसी तस्वीर के अलग अलग पहलू प्रस्तुत किए हैं मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इससे जुड़े कुछ ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मन की बात अगर हम बेटियों की बात करते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बड़ा प्रोग्राम जिसको 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने देश में शुरू किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये ऐसी सोच जो 8 मार्च 2018 से सभी जिलों में लागू कर दी गई। यही नहीं बल्कि इसके अलावा जब इसको सभी जिलों में लागू कर दिया गया तो बेटियों को बचाने के लिए कोशिशें भी बड़ी हो गई और बेहतर होता लिंगानुपात हमारे सामने है। राष्ट्रीय लिंगानुपात 923 से 18-19 तक 931 हो गया, और यही बात ये दर्शाता है कि किस तरीके से जमीन पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश पहुंचा। अलग अलग राज्यों में आप देख सकते हैं आंकड़े लिंगानुपात के, चाहे हम छत्तीसगढ़ की, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड की बात करें, इन सभी राज्यों में लिंगानुपात बेहतर होता नजर आया और तुलना भी की गई है 2015-16 से 18-19 की। और ये वो वक्त है जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पूरा प्रशासन जुट गया कि इस योजना को जमीन पर हमें सफल साबित करना है। इस वक्त लखनऊ से आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ग्रामीण इलाकों में एक सोच, खासतौर पर उत्तरी भारत के, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा की बात करें, कहीं ना कहीं ये महसूस किया जाता रहा कि बेटा हो तो अच्छा है, बेटी को लेकर वो खुशियां नहीं मनाई जाती थी। आज तस्वीर बदली हुई है। वहां पर जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, जमीन के इस बदलाव को वो कितना दिल से महसूस कर पा रहे हैं?
बिल्कुल ममता, दिल से इन लोगों ने इसको सहज रूप में लिया और कहीं न कहीं इनकी आत्मा इस बात से जुड़ी हुई थी कि बेटी भी हमारी बेटे के बराबर हो सकती है। इस गांव ने एक अप्रतिम उदाहरण यहां पर पेश किया। इस गांव के लोगों ने मिल करके, यहां से 5 किलोमीटर दूर स्कूल था, बच्चियां जो है साइकिल के बगैर स्कूल नहीं जा पाती थी। एक साइकिल बैंक बनाया जिसमें लोगों ने डोनेशन दिया और कुछ अपना भी पैसा लगाया। अब बच्चियों के लिए साइकिल उपलब्ध है। वो बच्चियां जब स्कूल से पढ़कर पास हो जाएंगी तो वह साइकिल दूसरे बच्चियों के काम में आएगी। और हमारे साथ ऐसी बच्चियां हैं। बेटा, आपको साइकिल मिली है? जी नहीं। अच्छा, आपको? जी सर, मुझे मिली है। अच्छा, तो क्या साइकिल से आपको फायदा हुआ? सर, मेरी पढ़ाई जो है छूट गई थी, साइकिल नहीं थी इस वजह से, और 5-6 किलोमीटर स्कूल पैदल जाना पड़ता था। तो रास्ते में मतलब कहीं पर चौराहा या कुछ जगहें थी जहाँ पर लड़के बैठते थे तो कमेंट किया करते थे, और अब हमें साइकिल मिल गई है तो हम लोग आराम से आ जा सकते हैं। और घर वाले भी हमें पढ़ाई के लिए मतलब हम खुद तो उत्साहित हैं, साथ साथ में हमारे घर वाले भी उत्साहित हैं कि मतलब मेरी बेटी पढ़े और कुछ करे। बेटियों की उड़ान ममता और भी आगे बढ़ी है, केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री के कौशल विकास कार्यक्रम से यहाँ के लोग पूरी तरह से विज्ञ हैं, जानते हैं कि यह कार्यक्रम किस तरीके से जो है उनके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। कौशल विकास के बारे में क्या जानते हैं? कौशल विकास एक प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई योजना है जिसमें लड़कियों को थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिला है और वो आगे बढ़ती है। आपके गाँव में भी कोई किसी को फायदा मिला इससे? हाँ, हमारी बहन है, उसको भी मिला है, वो अब कर रही है जॉब, उसमें बहुत सा फायदा मिला है उनको। तो ममता, ये परिवर्तन का दौर है और इस परिवर्तन में वो रूढ़ियां, वो विकृतियां जिसको लेकर के प्रधानमंत्री चाहे छोटी होती हैं चाहे बड़ी होती हैं, जब लोगों के बीच में मन की बात कार्यक्रम के तहत आते हैं, बार बार हर महीने आते हैं, लोग सुनते हैं, तो लोगों को ये पता चलता है कि हमारा नेता, हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष इस बात को लेकर के चिंतित है कि हमारे बीच में जो बुराई है, हमारे बीच में जो रूढ़ियां हैं वो खत्म होनी चाहिए। अमल कर रहे हैं लोग, एक कदम नहीं अब कई कदम उस तरफ चल चुके हैं। ममता, बिल्कुल, और इन बेटियों के इन जोशीले जवाबों को सुनकर लगता है कि वाकई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जमीन पर सफल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर सुषमा यादव जुड़ गई हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रोफेसर सुषमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हमने तमाम बातें सुनी हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ स्वच्छता को लेकर है, और हम जानते हैं कि स्वच्छता के साथ जो शौचालय बनाने की एक मुहिम शुरू की गई, उस मुहिम ने जमीन पर सभी वर्गों को फायदा दिया, लेकिन खास तौर पर महिलाओं को बहुत फायदा हुआ। आप किस तरह मन की बात के जरिए दिए गए संदेश को जमीन पर साकार होते हुए इनकी सफलता को आंकती हैं? देखिए, मैं उस जिले में इस समय हूँ, वहाँ महिला विश्वविद्यालय है जहाँ से प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था। उन्होंने हरियाणा से ही ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था क्योंकि हरियाणा अपने आप में विरोधाभास था, एक संपन्न प्रदेश, परंतु जो महिलाओं के अस्तित्व के बिल्कुल विरुद्ध जा रहा था। बच्चियों को चाहते ही नहीं थे कि वहां पैदा हो, और उसमें ये कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किया और उससे इतना परिवर्तन आया है कि वो जिला जहां लिंगानुपात सबसे खराब था, जो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, सोनीपत और पानीपत जिले, सोनीपत जिले जहां हमारा विश्वविद्यालय है और जहां उन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च भी किया था, वहां लिंगानुपात सबसे अच्छा है इस समय हरियाणा में। एक प्रभाव ये आप देख सकते हैं। और मन की बात में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है, तो वो लोगों के पास मन तक ही पहुंची है, इसको मैं कह सकती हूँ। हमारी बच्चियां अब ये कहती हैं, हर बात के लिए कहती हैं, जी प्रधानमंत्री जी भी तो ये चाहते हैं, इसलिए हमारी बात सुनी जानी चाहिए। उनके माता पिता भी ये कहते हैं, प्रधानमंत्री इस देश के ये चाहते हैं, तो बच्चियों की बात सुनी जानी चाहिए। और इस माध्यम से बच्चियों में जो एक सशक्तिकरण का भाव आया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस देश का जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री स्वयं इस बात के साथ जुड़े हुए हैं कि बच्चियों का सशक्तिकरण होना चाहिए। ये जो वाहन का जब एक अधिकार मिलता है बच्चियों को कह रही हूं विशेष तौर पर, अभी तक महिला कहती थी, ये कहा करती थी कि वन हु ड्राइव्स इज एम्पावर्ड। तो जो साइकिल उन्हें मिली है, ये बिहार से प्रारंभ हुआ था और अब अन्य प्रदेशों में जा रहा है। वो बच्ची मात्र स्कूल नहीं जाती है, वो बच्ची सच में अपने मन की उड़ान के साथ उड़ती है। और इस तरह से ये बात जुड़ती है कि बच्ची जो चाहती है वो करना सोचने लगती है। अभी वो स्कूल जा रही है, उसके बाद वो काम पर जाएगी। और अब हम देख रहे हैं, हमारे पास एक बच्ची है जो बस चलाती है और इस बात में बड़ा गर्व महसूस करती है कि वो एकमात्र यहाँ की, हरियाणा की एकमात्र बस ड्राइवर है। और उसे बहुत से इस कारण अवार्ड भी मिले हैं। हमारे यहाँ हमने अपने विश्वविद्यालय में बच्चियों को ड्राइविंग सिखाई है। हीरो कंपनी ने हमारे साथ MOU किया है, और वो बच्चियां जब स्कूटी चलाती हैं और अब बाइक चलाती हैं, तो आप
सोच सकती हैं, कोई भी उसे मतलब उसके बारे में कल्पना कर सकता है कि वो कितना सशक्त स्वयं को महसूस करती हैं और कितना स्वतंत्र भी स्वयं को महसूस करती हैं। जी, बिल्कुल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी सोच है जिसको बदलने में पहले सोचा जा रहा था कि कैसे बदलेंगे सदियों पुरानी सोच, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए लगातार इस बात को सामने रखा, सेल्फी विद डॉटर्स जैसी मुहिम को भी सबके सामने रखा, जिसकी वजह से न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लोग जुड़े, विदेशों से भी लोगों ने सेल्फीज भेजी हैं अपनी अपनी बेटियों के साथ। इसे कहते हैं सोच में बदलाव, जिसके लिए एक अहम मंच बन रहा है मन की बात। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें तो बात युवाओं की करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं को ही न्यू इंडिया का निर्माण करना है। पीएम लगातार कहते हैं इस बात को, और युवाओं को लेकर तमाम योजनाएं भी आगे बढ़ाई जा रही हैं, जिनमें से एक योजना है स्टार्टअप इंडिया। आइए आपको उससे जुड़े कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि स्टार्टअप इंडिया को लेकर केंद्र सरकार किस गंभीरता से आगे बढ़ रही है। 25 जून 2019 तक हमारे पास 19,537 स्टार्टअप्स थे, लेकिन लक्ष्य हमारा है कि 5 सालों में हमारे पास 50,000 स्टार्टअप होने चाहिए। यानी अभी 19,000 के आगे लंबा सफर तय करना है, लेकिन यह सफर हमारा मात्र 5 सालों में पूरा करना है। हर साल एक सड़क सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें बात करें तो हर साल 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं और सड़क दुर्घटनाओं में भारत को 3% जीडीपी का नुकसान हो जाता है। सड़क सुरक्षा का मुद्दा इन मायनों में महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको उठाते हुए बहुत बार लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की कि सड़क सुरक्षा हमारे हाथ में है और नियमों का पालन हमें करते रहना है। सड़क सुरक्षा और इन मुद्दों पर बात करने के लिए फिलहाल सीधे रुख कर लेते हैं बेंगलुरु का, जहां से हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ रही है। और आयशा खानम के साथ कुछ ऐसे युवा प्रोफेशनल्स भी हैं, क्योंकि बेंगलुरु को तो आईटी सिटी कहा जाता है, तो हमारे साथ कुछ युवा प्रोफेशनल्स हैं, उनसे बात करते हैं यंग इंडिया की। आयशा, मन की बात में पीएम ने तमाम मुद्दे उठाए, युवाओं के दिलों को कौन कौन से ऐसे मुद्दे छुए हैं जिन्होंने इनके जीवन में बदलाव भी लाए हैं, जिनको ये महसूस कर रहे हैं, इनसे इनकी बात जानना चाहते हैं हम। जी देखिए ममता, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मन की बात के जरिए लोगों से जुड़ा, तो उसमें जो मुद्दे थे उसके तहत बैंगलोर के लोग भी प्रधानमंत्री से जुड़ते गए, और खासकर युवा। प्रधानमंत्री हर बार यंग इंडिया की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो युवा है जो इस प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने वाले हैं। मेरे साथ कृष्णा है जो एक इंजीनियर है, लेकिन ये खुद अपना उद्योग चलाते हैं। कृष्णा से बात करते हैं। कृष्णा, आप मन की बात सुनते रहे होंगे, तो क्या प्रभाव आया है? खासकर प्रधानमंत्री स्टार्टअप्स के लिए युवकों में एक प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते रहे हैं, तो ये किस तरह से समाज में एक बदलाव ला रहा है? As we all know, we are the youngest country in the world, and we have an exceptional pool of talent. We are exceptionally talented in science, technology, engineering and mathematics, and yet we have remained largely a services-based economy. So the PM wants us to use the talent of our own youngsters in creating startups and companies which produce technology which is of value to us as a nation and to everyone else as a whole. प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि आप रोजगार की तलाश करने के बजाय आप खुद रोजगार देने के पोजीशन में आइए, आप रोजगार शुरू कीजिए ताकि आप दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। और आप एक इंजीनियर हैं, आप चाहते तो एक नौकरी पेशा हो सकते थे, लेकिन आप खुद अपना उद्योग चलाते हैं। तो ये किस तरह से आपको ये जो बातें हैं, किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री के आइडिया? आई थिंक दिस वुड हिंदी में मैम, जैसे हमें पता है जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज होंगे सिलिकॉन वैली के, यूएस के, जैसे गूगल हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो, उन सब के सीईओ वगैरह इंडियन ही है। तो हमारे यहाँ में टैलेंट की कमी नहीं है, बस हमें एक थोड़ा सा पुश चाहिए, जो फाइनेंशियल पुश जो लोन्स के वजह मुद्रा लोन्स के तहत हमें मिल जाए, तो हम यहाँ खुद अपने उस क्वालिटी के कंपनीज बना सकते हैं और लोगों को उद्योग दे सकते हैं। आपके साथ यहाँ कुछ छात्रा भी खड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं यहाँ पे, उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं पर प्रधानमंत्री ने बहुत बार बोला है, और चूंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो पहले ये सवाल ले लेते हैं। इन छात्रों से हम ये जरूर जानना चाहेंगे आयशा, कि प्रधानमंत्री के संदेश के बाद उनके अपने रवैये में परीक्षाओं को देखने के नजरिए में क्या बदलाव आया, और इनके पेरेंट्स के नजरिए में भी क्या कुछ बदलाव इन्होंने महसूस किया है?
क्या बदलाव आया आपको जब प्रधानमंत्री जब एडवाइस देते हैं, जब एक संदेश देते हैं कि एग्जाम को लेकर ज्यादा तनाव में मत रहिए, आराम से पढ़िए और तनाव में मत रहिए, और आपके माँ बाप भी क्या इस संदेश को सुना है? उसके बाद क्या फर्क पड़ा है? जी, हमारे माँ बाप भी इस संदेश को सुने हैं। इस संदेश को सुनने के बाद हमारे माँ बाप पे, लोगों को, सोसाइटी में, हमारे में बहुत फर्क पड़ा है। पहले हमारे माँ बाप हम पे प्रेशर डालते थे कि फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। अब वो लोग हमसे बहुत अच्छे से बच्चे हैं, जैसे कि एक उत्सव की तरह रहते हैं। जब से प्रधानमंत्री जी ने मन की बात प्रोग्राम में एग्जाम्स के कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं, तब से लेकर आज तक मुझे डर नहीं लगता एग्जाम्स के बारे में। और पहले मुझे बहुत प्रेशर होता था कि मैं सोच रहा था कि क्या ये सवाल मुझे पता है, क्या मैं सवाल लिख सकता हूँ, मुझे यही सुबह उठकर डर लगता था। पर आजकल मुझे डर नहीं लगता है। पहले मेरे मम्मी और पापा बोलते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर आजकल वो बोलते हैं कि जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो और सुबह उठकर फिर से पढ़ो और थोड़ा बहुत, और जितना लिख सकते हो उतना लिखो। पहले बहुत डांटते थे और बोलते थे कि पढ़ो पढ़ो, पर आजकल वो सब नहीं बताते, बोलते हैं। जी देखिए ममता, आप सुन रहे हो यहाँ पर छात्र कैसे बता रहे हैं कि उनके घर में भी इस बात को लेकर बदलाव आया है, और जो तनाव भरा जो माहौल रहता था एग्जाम्स के दौरान, ये माहौल अब एक धीरे से आम माहौल में बदल गया है। और एग्जाम अब महज एक तनाव वाला दिन नहीं, बल्कि इन लोगों के लिए, इन छात्रों के लिए उत्सव जैसा बिल्कुल आयशा, और ये बदलाव इसी उम्मीद के साथ है कि ये बदलाव ज्यादा बड़े दायरे पे और व्यापक तौर पर महसूस किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जब हम बात एग्जाम्स की करते हैं तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा है कि अनुस्पर्धा में ध्यान लगाइए, प्रतिस्पर्धा में नहीं, यानी अपने आप से आप कंपटीशन करिए। आइए सुन लेते हैं पीएम ने एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहा है। स्टूडेंट्स, वॉरियर मत बनिए, वॉरियर बनिए। अगर आप चिंता में डूबने वाले नहीं, समरांगण में जूझने वाले होने चाहिए। मैं समझता हूं कि सचमुच में हम चिंता में न डूबे, विजय का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना। और ये बात सही है, जिंदगी बहुत लंबी होती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इससे कोई डूब नहीं जाता है। कभी कभी अनिश्चित परिणाम भी आगे बढ़ने का संकेत भी देते हैं, नई ताकत जगाने का अवसर भी देते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। प्रफुल्ल जी, ये बताइए हमें कि जब हम किसी बदलाव की बात करते हैं तो पीएम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि लोग उस बात को सोचें, लेकिन उस बात को लेकर अपने आइडियाज भी साझा करें। हमने कई मुद्दों पर देखा प्रधानमंत्री ने विचार मांगे हैं लोगों से। ये कितना महत्वपूर्ण संवाद का जरिया होता है, जहां केवल पीएम अपनी बात ही नहीं कहते, बल्कि लोग जो बात कहना चाहते हैं वो तो सुनते ही हैं, उनके सुझाव मांगे जाते हैं, उन पर गौर भी किया जाता है, और बहुत मामलों में हमने देखा कि एक्शन भी लिए गए हैं। देखिए, हमने शुरू में जो बात की कि ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का इंटीग्रेशन है, और इसीलिए मुझे लगता है कि देखिए, हम अभी व्हाट्सएप पर आ गए, ईमेल पर आ गए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आ गए, लेकिन इसकी शुरुआत जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, डिस्टेंट कम्युनिकेशन है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो रेडियो से हुई थी। इसलिए वो रेडियो ऐसा माध्यम है कि वो जो सब जगह पहुंचा हुआ है, भारत के कोने कोने में यदि आपको कोई मैसेज पहुंचाना है तो रेडियो से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। आप बाकी बहुत सारी चीजों से उसे इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे माध्यम उपलब्ध है जिसमें आप अपने सुझाव दे सकते हो। तो चाहे योग दिवस मनाने की बात हो, स्वास्थ्य के विषय में, और किसी भी एक भी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राजनीतिक विषयों पर चर्चा नहीं की है। ये समाज से जुड़े हुए, समाज में से आए हुए मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। और क्योंकि वो आवाज प्रधानमंत्री के मन की केवल बात नहीं है, वो समाज के मन की बात है। प्रधानमंत्री उसका शीर्ष नेतृत्व के नाते केवल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आर्टिकुलेशन कर रहे हैं, और उस कारण से समाज को लगता है कि ये तो मेरी आवाज है, मेरी आवाज है, तो उसके उस आवाज के साथ आवाज मिलाकर और आवाज के साथ साथ कदम मिलाकर चलना, ये मेरा अपने आप में दायित्व बन जाता है। तो एक जो सोशल साइकोलॉजिकल एक एटमॉस्फेयर इससे पॉजिटिव क्रिएट होता है, मुझे लगता है कि वो मन की बात के सक्सेस का सही में एक बड़ा कारण है। जी, रामकृपाल जी, इन्होंने बोला कि एक पॉजिटिविटी आती है, और ये बात कई स्तर पर महसूस की गई कि क्षमताओं की बात करती है मन की बात कार्यक्रम, हमारी ताकत की बात करता है, सकारात्मकता की बात करता है, यानी बदलाव संभव है, इस उम्मीद को जगाता है। हमारे भारत में, जहां हम जानते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र ऐसे लोगों का भी है, बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का है जो अभी भी वंचित हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जिनके पास जिंदगी की मुश्किलें बहुत सारी हैं,
मन की बात के जरिए जो उम्मीद उठती है, कहां तक आपको लगता है कि ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है कि उनकी शिकायतों का निवारण हो सकता है और उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कार्यरत है? देखिए, जैसा अभी मैंने शुरू में कहा है ना कि एक आदमी जो मुखिया है वो सबसे इस बीच में खड़ा होकर के कह रहा है कि देयर इज होप, और बेसिक बात यही होती है कि आप आम आदमी के दिमाग में उसको एक सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं सशक्तिकरण हो, उसको ये उम्मीद हो कि बदलेगा, जो हम चाहेंगे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और अगली बात जो सबसे बड़ी विशेषता जिसको आपने भी कहा और प्रफुल्ल जी ने भी अभी सब कहा, देखिए प्रधानमंत्री जी का मन की बात की सफलता का जो सबसे बड़ा राज है, ये कोई अकादमिक प्रवचन नहीं है। लोगों को लगता है कि ये आदमी हमसे बतिया रहा है। और आप देखिए, कभी कभी किसी से जो एक बंदा हो जो कभी किसी संकट या ककस से गुजर रहा है, अगर उसको प्रवचन के बजाय उससे आप एक बातचीत करते हैं, बातचीत का मतलब ये होता है कि मैं आपकी सुनूंगा, आप मेरी सुनो, दोनों साझा करेंगे। पूरे मन की बात में अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री जी उसमें तमाम उन चिट्ठियों का जिक्र करते हैं और कहते हैं मैंने ये चीज यहां से ली है। तो एक तरह से वो देश की जनता से, देश के आम आदमी से लगातार बतियाते हैं। और जैसा प्रफुल्ल जी ने कहा कि शुरू से लगता था कि इस बार तो राजनीति की बात करेंगे, फलाना करेंगे, कभी उन्होंने टच नहीं किया, लेकिन यह भी बता दिया कि कोई भी सब में, सारी चीजों में, राजनीति, समाजशास्त्र, सांस्कृतिक, ये सब अंतरावलंबन है, इंटरडिपेंडेंस है, कोई भी चीज अलग नहीं है। तो देखिए कैसे एक चीज के माध्यम से बिना नाम लिए वे देश की जो मूलभूत चीजें हैं उसकी तरफ आपको ले जाते हैं। और आखिर मैसेज ये होती है कि हम इसको हासिल करेंगे और बाकायदा एक डेडिकेटेड लक्ष्य देते हैं। जैसा अभी आपने लक्ष्य सामने किस तरीके से सरकार आगे बढ़कर अचीव कर रही है, प्राप्त कर रही है, हासिल कर रही है, ये भी स्पष्ट दिखता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते आए हैं कि जो जनता है वो वास्तविक अनुभव सुनना चाहती है और इसी वजह से मन की बात में भी वास्तविक अनुभवों को लिया जाता है। जिसमें एक छोटा सा उदाहरण है कि जब एक बच्चे ने प्रधानमंत्री को फोन पर मैसेज दिया, अपना नाम और जगह का नाम तो नहीं बता सका, लेकिन मैसेज ये दिया कि आप स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, डस्टबिन भी तो लगवा दो। और तब प्रधानमंत्री ने मन की बात में ये बात कही कि देखिए ये लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा सा बच्चा प्रधानमंत्री को आदेश दे सकता है कि डस्टबिन लगवा दीजिए। मन की बात पर चर्चा आगे जारी रहेगी, फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया का ये इनक्रेडिबल नजारा देखिए। अरे वाह, एक नजारा ये भी देखिए। इंडिया को इनक्रेडिबल बनाए रखने वालों को भी देखिए। गूंज उठे हर मन में सरगम, जगमग कल जगमग 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 गुजरी बाबा। जरा गौर से देखिए, ये है इनक्रेडिबल इंडियंस और इन्हीं से है इनक्रेडिबल इंडिया। हाँ, आराम से, संभाल के। हाँ, देख रहे हो हीरालाल को, खेती से ये शान है। कोई तो मदद करता होगा। हाँ, मेरा बैंक। वो कैसे? बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड देकर छोटी खरीदारी और फसल के लिए लोन पाना आसान बनाया। किसान क्रेडिट कार्ड से मैंने खेती से संबंधित सभी आवश्यक निवेश और खर्चों को पूरा किया, और वो भी बगैर कैश लेन देन से। इस खाते का नवीकरण भी आसान है। फिर तो रोज बैंक जाते होगे? बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सावधानी से सभी लेन देन डिजिटल यानी फोन से या कार्ड से हो जाते हैं। ये लेन देन करते समय इस बात का ध्यान रहे कि आप अपना OTP, पिन, CVV किसी को ना बताएं। खाता खोलेंगे, बैंक से नाता जोड़ेंगे। RBI कहता है, जानकार किसान समृद्ध किसान। Raymond presents Look Good, Do Good.
अब आपके पुराने कपड़े किसी और के काम आ सकते हैं। लाइए उन्हें रेमंड स्टोर पर और पाइए नए शर्ट या ट्राउजर पे फ्री स्टिचिंग। तो आइए मिलकर कुछ अच्छा करें। रेमंड, द कंप्लीट मैन। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम मन की बात सबके साथ, जिसमें हम बात कर रहे हैं उन तमाम मुद्दों की जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से उठाया कि वो जन की बात बन गए और एक बदलाव का वाहक भी बन गए। इनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है दिव्यांग जन का। हमारे यहाँ विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने एक टर्म दी, दिव्यांगजन। और अब हम ये मानते हैं कि हमारे इन सभी भाई बहनों में भी कोई ऐसी दिव्य अंग है, दिव्य शक्ति है, दिव्य क्षमता है जिसको हमें बाहर लाना बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि इनको लेकर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, खासकर इनके खेलों की क्षमता को लेकर। लेकिन उससे पहले अगर कुछ ग्राफिक्स पर नजर डाल लें तो देखें कि देश में 2,68,00,000 दिव्यांगजन 2011 के सेंसस के अनुसार से ये आंकड़ा है दिव्यांगजन का, जिसमें से 36% दिव्यांगजन ही रोजगार युक्त हैं। हालांकि सरकार ने सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की, जिससे उनके आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट में ऐसे बदलाव हो सके कि उनकी क्षमताओं का प्रयोग देश कर सके। अब सुन लेते हैं प्रधानमंत्री को कि किस तरीके से खेलों में भी इनके रोल को रेखांकित किया पीएम ने। दिव्यांगों के लिए हमारी सरकार कमिटेड है। मैंने निजी तौर पर भी इसे लेकर मुहिम को गति देने की कोशिश भी की है। मेरा इरादा था दिव्यांग जनों को उनका हक मिले, सम्मान मिले, जिसके वो अधिकारी हैं। हमारे प्रयासों और भरोसों को हमारे दिव्यांग भाई बहनों ने उस वक्त और मजबूती दी जब वे पैरालंपिक्स में 4 मेडल जीत करके ले आए। उन्होंने अपनी इस जीत से न केवल देश का मान बढ़ाया, बल्कि अपनी क्षमता से लोगों को आश्चर्यचकित भी कर दिया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल मुंबई से जुड़ रहे हैं और उनके साथ कुछ दिव्यांगजन भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। योगेश, ये बताइए हमें कि दिव्यांग लोगों को लेकर जब से प्रधानमंत्री ने दिव्यांग नाम दिया इन्हें, तब से लोगों का नजरिया इनके प्रति सम्मानजनक हो गया है। क्या इस बदलाव को ये भी महसूस कर रहे हैं अन्य लोगों के व्यवहार में? बिल्कुल ममता, देखिए कई बड़े बदलाव ऐसे हैं जो कि प्रतीकात्मकता से शुरू होते हैं और वैसा ही एक बदलाव जो है वो दिव्यांग अगर शब्द को लेकर देखें तो एक प्रतीकात्मक था, लेकिन ये बहुत बड़ा असर जो है वो किया है, हर जगह हर कोने में किया है कि पहले क्या था और अब क्या है, ये चीजें अब साफ कई जगह दिखती है। कुछ दिव्यांग हैं इस वक्त हमारे साथ, हम उनसे चाहेंगे बात करें। आप बताइए, जो प्रधानमंत्री की मन की बात आपने अब तक सुना है उस पर आप उसको किस तरीके से, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी मन की बात में बताना चाहता हूँ कि जॉब के बारे में रिलेटिव, क्योंकि बहुत सारे होते हैं करके गवर्नमेंट सेक्टर में हैंडीकैप बच्चे लोग को जॉब मिल जाता है, पर प्राइवेट सेक्टर में ये जॉब नहीं आता है उन लोग से। जो भी है उसका सुझाव मंत्री जी ने को करना चाहिए। मैं मेरी मन की बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे लिए प्रधानमंत्री ने एक शब्द दिया है, पहले हमें अपंग हैंडीकैप बोलते थे, पर अभी दिव्यांग करके एक नाम दिया है, उससे हमें सभी लोग अभी दिव्यांग करके बोलते हैं। मैं भी अच्छा लगता है कि कोई प्रधानमंत्री है जो दिव्यांगों के बारे में सोचते हैं, दिव्यांगों के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब भी अपनी मन की बात करते हैं तो मैं उनके हर एपिसोड को बहुत ही ध्यान से सुनता हूँ, और जैसे कि उनकी चर्चा में यानी कि उतने अपने बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने दिव्यांगजनों के बारे में सोचा, और उनके बारे में जब वो चर्चा करते हैं तो काफ़ी उत्सुकता होती है जब वो एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि उन्होंने कई लोगों के एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं विकलांगों के, तो दिव्यांगों को लेकर के। तो
वो इंस्पायरिंग होता है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, हमारे साथ मुंबई से जुड़ने के लिए, और सभी दिव्यांगजन को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मन की बात में कई मुद्दे हैं, लेकिन उनमें से एक और मुद्दा है, और वो है हमारे देश के वीर जवानों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त वक्त पर इस बात को रेखांकित किया है कि हमारी खुशियों के लिए, हमारी हंसी के लिए, हम चैन से सो सके, इसके लिए हमारे जवान किस तरीके से अपनी जान हथेली पर रखकर देश के लिए बलिदान होने को हमेशा तैयार रहते हैं। सुन लेते हैं प्रधानमंत्री की बात। शायद ही कोई भारतीय हो सकता है जिसको हमारे सशस्त्र बलों पर, हमारे सेना के जवानों पर गर्व न हो। प्रत्येक भारतीय, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, जाति, धर्म, पंथ या भाषा का क्यों न हो, हमारे सैनिकों के प्रति अपनी खुशी अभिव्यक्त करने और समर्थन दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कल भारत के 125 करोड़ देशवासियों ने पराक्रम पर्व मनाया था। हमने 2016 में हुई उस सर्जिकल स्ट्राइक को याद किया, जब हमारे सैनिकों ने हमारे राष्ट्र पर आतंकवाद की आड़ में प्रॉक्सी वॉर की धृष्टता करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो जवानों को सलाम कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आज देश का जन जन हमारे जवानों को सलाम कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त असम से हमारे संवाददाता कमल बोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, जवानों को, हम अपने सेनाओं को हम हमेशा सलाम करते आए हैं, हमेशा उनका सम्मान करते आए हैं। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, हम उनसे यही जानना चाहेंगे कि किन मायनों में अब उनको लगता है कि और बेहतर हुई है हमारी सोच, या ज्यादा मुखरता से अपने सैन्य बलों को हम सम्मान दे पा रहे हैं। ये एक मुद्दा ऐसा बन गया है जो अब केंद्र में कहीं ना कहीं खड़ा हुआ नजर आता है हम सबके मन में। मैं जानने की कोशिश करूंगा, आप बताइए किस तरह से नजरिया बदला है लोगों का जब से प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है, सोच बदलने की जो आह्वान किया है, वो आह्वान के बाद। सर, अपने मन की बात के जरिए पूरे देश में जो जागरूकता और सम्मान वीर शहीदों और वीर जवानों के प्रति प्रकट किया है, उसका प्रभाव पूरे असम में अभी दिख रहा है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी जवानों को देख के सैल्यूट करता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाल ही में असम में कई शहीदों के घर में जाके गवर्नमेंट के लोग शहीदों के परिजन को जो आर्थिक और मानसिक अभी मॉरलिटी सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए ऐसा तो हमने असम में पहले कभी नहीं देखा था। आप बताइए, अनसंग हीरोज के बारे में लोगों को आजकल जानने का जो उत्सुकता है, वो क्या दिखा है मन की बात के बाद से? जैसा कि हम सबको पता है कि हम कहा जाता है कि हम जितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, हमारी जो जमीन से हमको जुड़े रहना चाहिए, हमें अपना इतिहास नहीं खोना चाहिए। और ऐसे कई सारे वीर पुरुष थे, जितने सारे महापुरुष थे, धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि हम उनको भूलते जा रहे हैं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जब से मन की बात में कहा है कि उन सबको भी हमको साथ लेकर, उन लोग से उनके आदर्शों को साथ लेकर चलना है, तब से हमको लग रहा है कि हाँ, दिलचस्पी बढ़ रही है लोगों में। आजकल के जनरेशन में, आजकल के युवाओं में हाँ, उन लोगों को याद आ रहा है। जैसे कि हम असम से है, हमारे यहाँ पे लासित बरफुकन जी है, महापुरुष शंकरदेव है, मुला गाभरू है। इन सबको ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे क्या खोते जा रहे हैं, इन लोगों का जो वजूद है वो खो रहा है क्या। लेकिन नहीं, फिर से मोदी जी ने जब से ये शुरू किया कि इन सबको याद रखना है, तो उसके लिए धन्यवाद है उनको। जी, और एक ममता में यहाँ पे मुद्दा मैं बताना चाहूंगा, जो खादी एक ऐसा उद्योग था, शायद ही लोगों का वहां पे ध्यान जाते थे। पहले प्रधानमंत्री इस मुद्दे पे शायद ही बात कभी करते थे, लेकिन खादी को भी लोगों के बीच पॉपुलर करने के लिए, उसको जनप्रिय करने के लिए काफी सारे उन्होंने कोशिश की है प्रधानमंत्री जी मन की बात के जरिए, कि इसमें से ये क्षेत्र में किस तरीके से प्रभाव यहाँ पे पड़ा है, मैं जानने की कोशिश करूंगा आपसे। जय श्रीमान प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देता है, फिर से प्रधानमंत्री बना है। और उसके जरिए जो मन की बात के जरिए जो खादी के प्रभाव मिला है, पहले था एक फाउंडेशन, अभी खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एक डिजाइन बन गया है। युवा और बूढ़ा जितना भी लोग है, उसका एक फैशन डिजाइन बन गया है। उसके बाद एक अच्छा
मार्केट भी मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल, असम से, गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं। सुषमा जी, ये बताइए हमें कि आमतौर पर हम ये मानकर चलते हैं कि जो युवा हैं उनको लेकर हमेशा एक जनरेशन गैप की बात की जाती है कि भाई वो तो बात ही नहीं समझ पाते हैं बड़ों की, लेकिन मन की बात तो एक ऐसा मंच है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से युवा भी जुड़ रहे हैं, सभी वर्ग जुड़ रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे कि युवा भी अपने आप को प्रधानमंत्री की बातों से रिलेट कर पाता है? पहली बार जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछली बार के लोकसभा चुनावों के समय कैंपेन शुरू किया था, तो शायद आपको, क्योंकि आप तो इस जगत से जुड़ी हैं ममता जी, याद होगा युवा बहुत आशाओं के साथ और बहुत मेहनत के साथ उनके साथ जुड़े थे। तब लोगों को लगता था शायद ये थोड़ा सा युवा है, मुझे भी ऐसा लगा था कि कुछ शहरों के युवा हैं, लेकिन वो युवा अपने सपनों के साथ, उमंगों के साथ, आशाओं के साथ, कुंठाओं के साथ, परेशानियों के साथ, उल्लासों के साथ, सबके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी से जुड़ा और शायद उन्हें लगने लगा कि ये हमारे मन की बात समझ रहे हैं। चाहे वो एग्जाम्स की टेंशन हो, कोई स्ट्रेस हो, चाहे वो दिव्यांगजन का मुद्दा हो, चाहे वो सैनिकों की बात हो, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो ओडीएफ की बात हो। देखिए कितने सारे मुद्दे प्रधानमंत्री जी ने उठाए और वो सब इस राष्ट्र के भविष्य के साथ जुड़े हुए थे, हमारे देश के भविष्य के साथ, जिसके साथ युवा जुड़ा है। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी उनसे पूछ कर चल रहे हैं, उनको बताकर चल रहे हैं, उनसे बात करके चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये मन की बात एक तरफा नहीं है, ये मन की बात युवाओं के मन की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और वो उन सबसे युवा अपनी ऊर्जा में दिख भी रहे हैं और उनके सामने एक आदर्श भी रख रहे हैं कि आप इतने ऊर्जावान रहें और राष्ट्र के प्रति आशावान रहें, तो हम सब मिलकर वो भारत बना पाएंगे। जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं प्रधानमंत्री, तो उसके साथ कहीं ना कहीं ये भी बात जुड़ती है कि उस मुद्दे से आगे की सोच क्या हो सकती है। उदाहरण के तौर पर जब त्योहारों की बात की जाती है तो उसके सामाजिक आर्थिक पहलू की भी बात की जाती है और उससे आगे बढ़कर एक एक्शन की बात की जाती है। उदाहरण के तौर पर दिवाली पर दिए खरीद लीजिए, इससे गरीबों को फायदा होगा, उनकी आमदनी होगी। क्या ये सोच महत्वपूर्ण है? हर व्यक्ति के लिए भी ये संदेश लेना जरूरी है कि हमें जो चीजें जैसी हैं उनके पीछे के नजरियों को भी एक बार फिर समझने की जरूरत है। ये पहला शायद प्रधानमंत्री है जिसको युवा समझता है कि वो बिल्कुल युवा की तरह बात करते हैं और वो लगातार संवाद में है। आप कोई ऐसा ओकेजन नहीं है कि जहां आपको लगेगा कि वो आपसे संवाद नहीं कर रहे हैं, वो लगातार युवा से बात करते रहते हैं। सोशल मीडिया हो तो इसलिए यूथ को ये लगता है कि ये आदमी हमारी आज की तकलीफें और भविष्य की आशाएं, ये दोनों को समझता है। और जो समझता है अमूमन सबसे पहले बात है कि जो सल्यूशन लाएगा उसके पहले समझने वाला। तो ये भरोसा है कि ये आदमी हमारी आज की इस परिस्थितियों को, हमारी आज की जरूरतों को समझता है और भविष्य की हमारी चुनौतियों को भी समझता है। हमारे भाषा में बात करता है। वो बच्चों से जब बात करते हैं तो बच्चे समझते हैं कि ये बिल्कुल एक बच्चों की तरह हमको अच्छी तरह समझने वाला है। इसीलिए याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने आप इसी कार्यक्रम में, मैं आप ही के चैनल पर था, एक बार कहा था, पढ़ाई बच्चों को, कमाई नौजवानों के लिए यानी रोजगार, और दवाई जो वृद्ध हैं उनको। कैसे वो समाज के हर तरह के आदमी के लिए वो आदमी चिंतित लगता है, कहीं ना कहीं उस चीज को करता है। और उसमें एक जो सफाई उनका है ही है, तो आप यूं समझिए सफाई से शुरू हुआ, पढ़ाई, सफाई, कमाई, दवाई। तो ये जो चीजें हैं ना, कि समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, किसी उम्र का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये सोचता हो कि कहीं ना कहीं ये आदमी जिस पर मैंने भरोसा किया है ये लगातार मेरे बारे में सोचता है। यानी कि प्रधानमंत्री की जो मंशा है उस पर विश्वास करती है देश भरोसा, की जनता, भरोसा जिसको भरोसा करती है देश की भरोसा जनता जी। और इसी वजह से उनके साथ लगातार बड़ी तादाद में, भारी तादाद में जुड़ती भी जा रही है। और जब हम बात करते हैं देश के विकास की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं नजरिया बदलने की बात करते हैं प्रधानमंत्री। आइए देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके का बदलाव लेकर आना चाहती है केंद्र सरकार। उस दिशा में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के आगे जय अनुसंधान जोड़ दिया। अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई। यही नहीं बल्कि 9000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बन रहे हैं और 102 विश्वविद्यालयों में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और ये सब इस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है कि जो रटकर परीक्षाएं देने का एक सिलसिला हमने बना रखा है, उससे हटकर बच्चों में एक नई सोच जागृत करना।
ये तो बात थी शिक्षा की, लेकिन शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी कम तरजीह नहीं दी है प्रधानमंत्री ने। आइए सुनते हैं खेलों को लेकर पीएम ने क्या कहा है। मेरे प्यारे देशवासियों और खास करके मेरे नौजवान दोस्तों, अभी 2 महीने पहले जब मैंने फिट इंडिया की बात की थी तो मैंने नहीं सोचा था कि इस पर इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। इतनी भारी संख्या में हर क्षेत्र से लोग इसके सपोर्ट में आगे आएंगे। जब मैं फिट इंडिया की बात करता हूं तो मैं मानता हूं कि जितना हम खेलेंगे उतना ही देश खिलेगा। सोशल मीडिया पर लोग फिटनेस चैलेंज की वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे को टैग कर उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। फिट इंडिया के इस अभियान से आज हर कोई जुड़ रहा है। चारों तरफ से एक ही गूंज सुनाई दे रही है, हम फिट तो इंडिया फिट। जो खेल कभी गली गली हर बच्चे के जीवन का हिस्सा होते थे, वे आज कम होते जा रहे हैं। ये खेल खासकर गर्मी की छुट्टियों का विशेष हिस्सा होते थे। पिट्ठू हो या कंचे हो, खो खो हो, लट्टू हो या गिल्ली डंडा हो, न जाने अनगिनत खेल कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक हर किसी के बचपन का हिस्सा हुआ करते थे। तो खेलों में पारंपरिक खेलों की भी बात करें प्रधानमंत्री, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने खेलों से ही जोड़ते हुए फिटनेस की भी बहुत जबरदस्त बात की है। रमा, श्रीनगर के लोगों का क्या सोच है प्रधानमंत्री के इस खेलों और खास तौर पर फिटनेस को लेकर? पहले कहावत कही जाती थी खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक तरह से नया मंत्र दिया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब, और उसका असर जो है यहाँ पर युवाओं में काफी दिखाई देता है। यहाँ के जो हमारे एरिया के जो भी मेरे दोस्त हैं वो इंस्पायर हुए। नरेंद्र मोदी जी ने जब मन की बात में योगा की जिक्र की तो हमने पहले जब मैंने किया तो मैंने अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर की, और आज हमारा जो पूरा ग्रुप है वो योगा करता है और वो फिजिकली फिट रहते हैं उससे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ममता वसीम राजा ने जिस तरह से कहा कि इनके दोस्तों ने योगा को अपनाया और डिप्रेशन में जो लोग थे वो जो है डिप्रेशन से बाहर निकले और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते। और स्पोर्ट्स के बारे में ये मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम हमारे युवाओं को फर्स्ट ये हमारे मंच मिला है। जैसे पिछली बार हमारे ये तजम्मुल साहब है वो इनको इधर हाँ इनको ये मिला है, और ये कैसे को बोलते हैं कि और ये जो हमारे युवा है इनको स्पोर्ट्स के अगर हम इनको स्पोर्ट्स दे देंगे और ये जो हमारे इधर ड्रग घुसा है हमारे युवा में वो इनसे दूर होता है। बिल्कुल, इनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ से नए नए स्पोर्ट्स आइकन्स निकल कर बाहर आए हैं, युवा शक्ति एक तरह से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आगे आ रही है, और जो बहुत समाज के लिए एक बीमारियां थी जैसे ड्रग्स की बात है, नशे की बात है, युवाओं के भटकने की बात है, तो उस पर काफी असर पड़ा है और युवा जो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। इसके अलावा ममता बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो स्वच्छता अभियान है उसका काफी असर पड़ा है, और आपको याद होगा कि 2 स्वच्छता एम्बेसडर प्रधानमंत्री ने मन की बात का उनमें भी जिक्र किया। देखिए आज से 4 साल पहले 5 साल पहले स्वच्छता कोई कंसेप्ट ही नहीं था, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जब से स्वच्छता अभियान चलाया है, मैं समझता हूं कि कश्मीर में एक ऐसी हवा पैदा हो गई कि पहले जो बच्चा स्कूल जाता था वो जो बिस्किट का रैप होता था वो जहां था सड़क पे वहीं फेंकता था, लेकिन आज जब देख रहे हैं कि वो जेब में डालता है और जहां डस्टबिन है वही डालता है। वो सबसे बड़ी बात है। एक ब्रांड अम्बेसडर हमारी जन्नत एक छोटी सी बच्ची है जिसने मोदी जी से प्रेरणा ली, उनसे वो प्रभावित हुई और उन्होंने दल की सफाई खुद अपने आप से करना शुरू कर दी है, और आज वो हमारे लिए कश्मीर के लिए एक रोड मॉडल बन गई। मेरा इतना कहना है कि स्वच्छता का अभियान जो मोदी जी ने किया है आज हर किसी ने अपनाया, और आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो माशरा है स्वच्छ सेहतमंद है। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुषमा जी, जब हम ये बात करते हैं कि इस तरीके के परिवर्तन तो आ रहे हैं, कहां तक आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं गौर करने वाले जिनके जरिए हम सफलता और ज्यादा हासिल कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसी बातें आपको समझ में आ रही हैं जिनके जरिए हमें प्रधानमंत्री के द्वारा उठाए मुद्दों को जन जन तक पहुंचाना, उनके व्यवहार में बदलाव लाने में कुछ एक चुनौतियां ऐसी हैं आप जो जमीन पर महसूस करती हैं, क्योंकि आप खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं? देखिए, चुनौतियां तो पहले लगती थी अधिक, अभी मन में लोगों के बदलाव आया है। पहले लगता था प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री अभी तक करते रहे होंगे, अभी भी ये करेंगे और लोग भूल जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, सामाजिक यथार्थ एकदम नहीं बदलते,
उनमें समय लगता है। तो वो यथार्थ बदल रहे हैं, धीरे धीरे बदल रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो मन की बात अभी तक कर रहे हैं उसमें कुछ और ऐसे मुद्दे भी जोड़ें जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। रोजगार की बात उन्होंने पहले भी की है, कौशल की बात उन्होंने पहले भी की है और युवाओं के मन की बात की है। मुझे लगता है इनमें थोड़ा और आगे चलने की आवश्यकता है, क्योंकि रोजगार अभी उतने उपलब्ध लोगों को नहीं हो पाए हैं जितने होने चाहिए, और उस पर बात करें और उस दिशा में भी बात करें और तो मुझे लगता है उन्हें सुझाव भी मिलेंगे और उन सुझावों पर क्रियान्वयन भी होगा जी। लेकिन लोकतंत्र में इसको मैं एक बहुत बड़ा परिवर्तन देख रही हूँ। हम लोकतंत्र के सिद्धांत में पढ़ा करते थे कि एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी बात कहते हैं और नेता सुनते हैं। 21वीं सदी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने याद दिला दिया कि जो हम पहले प्राचीन काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते थे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगता है वो सब लोगों को सुनकर साथ लेकर चल रहे हैं और उस पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जिसको नीति निर्माण हम कहते हैं, उन मुद्दों पर हो रहा है। सुषमा जी ने अभी बात की, हम उम्मीद करते हैं कि रोजगार वाले मुद्दे पर आपकी सुषमा जी मन की बात को प्रधानमंत्री जरूर सुनेंगे। लेकिन रामकृपाल जी, जो तमाम मुद्दे लोगों के द्वारा उठाए जाते हैं, लाखों करोड़ों फोन कॉल्स, मैसेजेस और चिट्ठियां प्रधानमंत्री के पास पहुंचती हैं, सबको जगह नहीं मिल पाती है मन की बात में। लेकिन ये कहा जाता है कि कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर गौर नहीं किया जाता। लोगों तक उनके ऊपर जो एक्शन लिए गए हैं उनकी भी रिपोर्ट्स मिलती है, विभाग मंत्रालय सारे सक्रिय हो जाते हैं। आपको लगता है कि यही है एक कारण कि केवल जनता के विचार ही नहीं है, पूरा तंत्र जुट जाता है इस बदलाव को आगे लाने में? देखिए, जो आपने एक सवाल किया कि क्या और मुद्दे हैं, एक जिंदा समाज जहां निरंतर परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और चेतना लगातार विकसित होती है, वहां बहुत सारी चीजें ये हैं कि आज की परिस्थितियों में जो है कल जो आएगा उसको करेंगे। लेकिन मोदी जी के लिए, जैसे सुषमा जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, एक मैं बात कहूंगा। मोदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, लेकिन जिस तरह से इस कुछ लोग, जिसको सोकाल कहिए कि विपक्षी या पता नहीं, मैं सिर्फ विपक्षी नहीं कहता हूं, लोगों ने मजाक उड़ाया। पूरे धरती पर जितने भी महान हुए हैं, चाहे वो गांधी हो, जो भी हो, मोदी जी ने कहा था श्रम की प्रतिष्ठा, इस पर उन्होंने फोकस किया था। देखिए, दुनिया में कोई भी वो दौर चला गया जब सरकारी नौकरियां इतनी हों कि मिल जाए, वो खत्म हो चुका है, सब इस बात को जानते हैं। श्रम की प्रतिष्ठा जी, ये जो बात एक बार मोदी जी ने कही थी, जैसे कहा कि एक कोई बंदा है, वो मेहनत से, अपने उपाय से एक नाली से गैस लेकर के और ये खोल करके एक पकौड़ा बेचता है, ऐसा मजाक उड़ाया गया। गांधी जी अपने कमरे में खुद झाड़ू लगाते थे। और मैं फिर यही कहूंगा कि श्रम की प्रतिष्ठा पर जो मोदी जी ने जोर दिया था, उस पर लगातार जोर देना चाहिए। और धरती किसी भी व्यक्ति को चाहे जितना बड़ा दिमाग दे दे, कुछ भी अपने बूते नहीं देती है। जी बिल्कुल, कलम से न लोहा न फौलाद पैदा होता है, न गेहूं। श्रम की प्रतिष्ठा हर समाज में है। श्रम की प्रतिष्ठा पर मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जोर दिया जाएगा। और एक आखिरी मैं मोदी जी के लिए कहता हूं, एक शेर किसी ने वो है जी, कि मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह मंजिल में, यहाँ हौसले ही हौसले हैं आजमाने के लिए। मोदी जी उस व्यक्तियों में से हैं जो कहते हैं मुश्किलें आएंगी, नई पैदा होंगी, हम उसको भी पार कर जाएंगे। और इसीलिए मन की बात में लगातार प्रधानमंत्री सुझाव भी मांग रहे हैं और जनता जो जो बातें आगे कहेगी उसको आगे और बढ़ाया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनवरी 2015 में मन की बात का एक विशेष संस्करण प्रसारित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ ये शो प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने अफ्रीका के उबंटू का जिक्र किया। उनकी फिलॉसफी आई एम बिकॉज वी आर, यानी मैं हूं क्योंकि हम हैं। और यही है सार मन की बात कार्यक्रम का, यानी पूरा समाज जब एकजुट होकर बदलाव की ओर आगे बढ़ता है, हर व्यक्ति का विकास होता है, समाज का विकास होता है और देश का विकास होता है। तो इसी तरीके से लगातार जुड़ते रहिए प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के साथ। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम से मैं ममता चोपड़ा लेती हूं इजाजत। नमस्कार।